वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज की ऑनलाइन स्टडी में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर कपलिंग के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने आरसी कपलिंग एम्पलीफायर को देखा था, जिसमें कि हम लोग एक स्टेज के आउटपुट को दूसरी स्टेज के इनपुट से कनेक्ट करते थे कैपेसिटर के थ्रू, और वो भी पहले स्टेज का आउटपुट में कहाँ मिलता था, आरसी पर मिलता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये चीज़ देखेंगे कि फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को सेकंड स्टेज के इनपुट में कपल करने के लिए ट्रांसफार्मर लेते हैं, जिसके कारण इसका नाम ट्रांसफार्मर कपलिंग पड़ा। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम सर्किट से समझेंगे। तो ये देखिए सर्किट, ध्यान से अगर आप सर्किट बच्चों देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे भी मैंने ट्रांसफार्मर के थ्रू एसी सिग्नल दिया है। और ये अगर इसकी बात करो आप, इस स्टेज को केवल आप देखो तो ये कौन सा जगह, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है। बट आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में क्या होता था, यहाँ पे R1 R2 RE तो ठीक है, बट यहाँ पे RC होते थे। लेकिन यहाँ पे चूंकि ट्रांसफार्मर कपलिंग लगे हैं तो RC की जगह, यानी कि जहाँ पे मुझे आउटपुट मिलते थे वहाँ पे ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्टेड है। ठीक है, अब प्राइमरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग P और दूसरा क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है ना, यानी कि और उसके अलावा बाकी सब कुछ सेम है। जैसे यहाँ पे देखिए बाईपास कैपेसिटर कनेक्टेड है, उसमें कपलिंग कैपेसिटर कनेक्ट होता था, बट यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर नहीं कनेक्ट है। कपलिंग कैपेसिटर की जगह यहाँ पे ट्रांसफार्मर का यूज़ किया गया। ठीक है, सिमिलरली जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी का अगर वन टर्मिनल देखें तो वो क्या है, सेकेंड स्टेज के बेस से कनेक्टेड है। और अगर सेकेंडरी का दूसरा अगर हम लोग टर्मिनल देखें तो सेकेंड स्टेज का जो बायसिंग सर्किट है ना, ये पूरा क्या है, सेकेंड स्टेज का बायसिंग सर्किट के वोल्टेज डिवाइडर के बीच में कनेक्टेड है। यानी R1 तथा R2 के बीच में यहाँ पे क्या है, दूसरा पॉइंट कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए हमें आउटपुट किस पे प्राप्त होगी, अब दूसरे ट्रांसफार्मर, यानी यहाँ जो ट्रांसफार्मर लगा है या प्राइमरी पर एम्पलीफाइड होकर प्राप्त होता है, और फिर उसके बाद हमें सेकेंडरी पर फाइनल मिल जाता। ठीक है, और यहाँ पे भी वही चीज़ कही RE CE जो कि बाईपास कैपेसिटर, देखिए आप लोग को ध्यान, मतलब छोटा सा है। ठीक है, CE क्या है, बाईपास कैपेसिटर है जो AC को बाईपास कर देता है। अगर CE नहीं लगे होंगे तो आप लोग पहले से भी जानते हो कि CE बाईपास कैपेसिटर हम लोग नहीं कनेक्ट करते हैं तो AC, इसमें से जो AC कंपोनेंट मिल रहे हैं वो क्या करता है, इनपुट पे इफेक्ट डालने लगता है और गेन को कम कर देता है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग समझेंगे पहले। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि यहाँ पे वोल्टेज VCC है, VCC भी मतलब DC वोल्टेज भी वही काम करता है कि सबको, दोनों स्टेज के एम्पलीफायर को क्या करता है, DC आप बाइसिंग प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको पता है कि CE मोड में अगर ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा है तो एक जंक्शन फॉरवर्ड बायस में, दूसरा जंक्शन रिवर्स बायस में होता है। तो उसके लिए DC बाइसिंग हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, इन्हीं से प्राप्त, यहाँ से मिलता है मुझे। तो चलिए अब इस चीज़ को जो मैंने बताया है वहाँ पे इस चीज़ को नोट्स में आप देख लो बच्चों, मैंने लिखा हुआ ट्रांसफार्मर कपलिंग मैथड में एक एम्पलीफायर स्टेज की AC आउटपुट वोल्टेज को अगले स्टेज के इनपुट में कपल करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया। ठीक है, एक स्टेज के जो AC आउटपुट है, यानी कि हमें फर्स्ट स्टेज से जो एम्पलीफाइड सिग्नल प्राप्त हो रहा है उसको सेकंड स्टेज में कपल करने के लिए किसका यूज़ किया, हमने ट्रांसफार्मर का यूज़ किया उसमें। और जो पहले स्टेज का एम्पलीफाइड सिग्नल है कहाँ से प्राप्त हो रहा है, प्राइमरी से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ रेजिस्टेंस RC का स्थान ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे पहले क्या था, देखिए पहले RC लगा रहता था ना रेजिस्टेंस का कैपेसिटेंस में, लेकिन अब RC की जगह किसने प्लेस ले लिया, प्राइमरी वाइंडिंग ने ले लिया। ठीक है, अब लिखा है ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग को नेक्स्ट स्टेज के बाइसिंग सर्किट के वोल्टेज डिवाइडर के बीच, वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताया है। और एक बात मैं बच्चों बता दूं कि ट्रांसफार्मर लग जाने से ट्रांसफार्मर DC पाथ प्रोवाइड नहीं करता, और ट्रांसफार्मर के लग जाने से DC पाथ प्रोवाइड नहीं करेगा तो उसके कारण जो लॉसेस होंगे वो भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका स्ट्रक्चर कि एक सिंगल स्टेज, दो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का यूज़ करके मैंने ट्रांसफार्मर कपलिंग का बनाया है। बस अंतर यही है कि RC की जगह हमने क्या कर लिया, ट्रांसफार्मर ले लिया। ठीक है, तो अब इसकी वर्किंग हम लोग देखेंगे बच्चों कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिया, AC इनपुट सप्लाई दिया है। ठीक है, AC इनपुट देने पर कि ये क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में भी आपको पता है कि किस तरीके से
EMF प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी मुझे सिग्नल प्राप्त हो जाएंगे। और ये जो AC सिग्नल है वो ट्रांजिस्टर के फर्स्ट ट्रांजिस्टर के बेस पर अप्लाई होता है ना, फर्स्ट ट्रांजिस्टर के बेस पे अप्लाई होता है जो, और दूसरा टर्मिनल है वो इसी स्टेज के एम्पलीफायर के में जो वोल्टेज डिवाइडर है उसके दोनों पॉइंट के बीच में लगे होते हैं, यानी R1 R2 के बीच में लगे होते हैं। अब ये जो आपका एम्पलीफायर है वो क्या करता है, जो मुझे AC सिग्नल प्राप्त हुई है ट्रांसफार्मर के थ्रू उसको एम्पलीफाइड करता है, क्योंकि एम्पलीफायर का काम C मोड में अगर एम्पलीफायर यूज़ किया जा रहा है तो वो सिग्नल को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। यानी पहले जो यहाँ से सिग्नल मिल रही थी वो वीक थी, अब क्या कर देगा, उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग में कनेक्ट कर देता है। लेकिन अभी भी वो सिग्नल एम्पलीफाइड तो मुझे, और ये एम्पलीफाइड सिग्नल कहाँ मिलती है, मुझे प्राइमरी वाइंडिंग पे मिलती है, ठीक है। अभी जो मुझे एम्पलीफाइड सिग्नल मिली हुई है उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो किसी भी और डिवाइस को ऑपरेट कर सके, तो इसको और एम्पलीफाई करने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम लोग इसी एम्पलीफाइड सिग्नल को दूसरे स्टेज में प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए कैसे, अब यहाँ से जो मुझे एम्पलीफाइड सिग्नल प्राइमरी वाइंडिंग पे प्राप्त होता है तो वो सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफ़र हो जाता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो आपका टर्मिनल है, सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राप्त जो एम्पलीफाइड सिग्नल है वो सेकेंड स्टेज के ट्रांजिस्टर के बेस यानी कि इनपुट पर हमें इनपुट से कनेक्टेड होता है, इनपुट पे प्राप्त होता है, ठीक है। फिर वही काम होता है, अब हमें इनपुट पे क्या मिल गई, AC सिग्नल मिली, एम्पलीफाइड पहले से मिली हुई है। अब ये ट्रांजिस्टर क्या करता है, ये फिर से इस सिग्नल को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, इसको और भी इसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है, ठीक है ना। फिर से हमें जो इसके इस एम्पलीफायर के थ्रू सिग्नल मिला वो कहाँ पे मिलेगा, प्राइमरी वाइंडिंग पे, यानी ये प्राइमरी वाइंडिंग पे। प्राइमरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग में मिलने के कारण ये सेकेंडरी वाइंडिंग पे भी प्राप्त हो, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग में भी EMF इंड्यूस होता है, ये आप लोग को पता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब जब ये चीज़ें यहाँ पे प्राप्त हो गई और आउटपुट वोल्टेज मुझे यहाँ से इसके क्रॉस हम लोग आउटपुट वोल्टेज प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। CE कैपेसिटर है वो बाईपास कैपेसिटर, मैंने पहले भी बताया। तो ये था वर्किंग बच्चों, इस चीज़ को समझ लीजिए कि ट्रांसफार्मर। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ट्रांसफार्मर कपलिंग का यूज़ करने से पावर लॉस तो कम होता है, साथ में ट्रांसफार्मर कपलिंग इम्पिडेंस मैचिंग भी प्रोवाइड करता है। अब आप लोग को दिक्कत होती होगी कि इम्पिडेंस मैचिंग क्या होता है बच्चों। इम्पिडेंस मैचिंग का मतलब होता है कि जब आउटपुट की इम्पिडेंस इनपुट इम्पिडेंस के इक्वल हो जाती है तो वो आपका इम्पिडेंस मैचिंग, यानी कि इसमें आउटपुट इम्पिडेंस इनपुट इम्पिडेंस के बराबर हो जाती है। जब इम्पिडेंस मैचिंग हो जाएगा तो हमें आउटपुट में मैक्सिमम पावर प्राप्त होगा, यानी कि हमें अब जब गेन भी जो मिलेंगे ना वो ज़्यादा प्राप्त होंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो वही चीज़ें यहाँ पे देखिए नोट्स में भी जो मैंने पढ़ाया है वही लिखा हुआ है। इस चीज़ को देखिए यहाँ पे लिखा हो कि ट्रांसफार्मर का यूज़ करने से पावर का लॉस भी कम होता है तथा यह इम्पिडेंस मैचिंग भी प्रोवाइड करता है, इससे लोड को मैक्सिमम पावर प्राप्त होता है। तो ये बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे मल्टी स्टेज ट्रांसफार्मर कपल एम्पलीफायर, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेरिट और डिमेरिट के बारे में, ठीक है। मेरिट क्या होता है, इट प्रोवाइड्स एक्सीलेंट इम्पिडेंस मैचिंग। ट्रांसफार्मर का यूज़ कर लेने के कारण ये इम्पिडेंस मैचिंग अच्छी प्रोवाइड करता है। ड्यू टू मैचिंग इट प्रोवाइड मैक्सिमम गेन। अब मैचिंग हो गई तो गेन भी मुझे मैक्सिमम प्राप्त होता है, क्योंकि आउटपुट में पावर मुझे ज़्यादा मिल रही है ना, तो गेन भी मुझे मैक्सिमम प्राप्त हो गई। थर्ड हो जाएगा इफिशियंसी इज़ गुड। इसकी इफिशियंसी यानी जो क्षमता होती है वो अच्छी होती है। लो पावर लॉस, पावर लॉस इसमें लो होता है क्योंकि DC के लिए पाथ प्रोवाइड ही नहीं करता है, तो इसमें पावर सेव हो जाता। अगर डिमेरिट्स की बात करें तो इट प्रोवाइड बैड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस करवाती है ना वो बहुत बुरी आती है। मतलब RC कपल में तो फिर भी बेटर था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। दूसरा अगर डिमेरिट देखें, नीड बल्कि एंड कॉस्टली ट्रांसफार्मर। इसमें बड़े बड़े और कॉस्टली ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है, जिसके कारण ये सर्किट थोड़ा सा मतलब महंगा होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन अकर, इसमें जो फ्रीक्वेंसी होता है वो डिस्टॉर्ट प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये तो था डिमेरिट्स। और अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेस, मतलब इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इम्पिडेंस मैचिंग में, ठीक है। पहला तो हो जाएगा जहाँ मुझे इम्पिडेंस मैच करना हो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए होता है। सेकंड होगा कि अगर रेडियो रिसीवर में इसका यूज़ कर रहे हैं तो किस फ्रिक्वेंसी रेंज पे इसका यूज़ करते हैं। तो मीडियम वेव के लिए 550 किलोहर्ट्ज़ से 1600 किलोहर्ट्ज़ के लिए। शॉर्ट वेव की बात करें तो 3 मेगाहर्ट्ज़ टू 30 मेगाहर्ट्ज़ के लिए। टीवी रिसीवर की बात करें तो टीवी रिसीवर में जब इसका यूज़ करते हैं तो उस समय जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 54 मेगाहर्ट्ज़ टू 216 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। अब
ये इट मीन्स कि आप ट्रांसफार्मर कपलिंग के बारे में जान गए, उसके वर्किंग के बारे में जान गए, मेरिट डिमेरिट, और उसके बाद इसके यूजेस। अब नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी डायरेक्ट कपलिंग, जो कि लो फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। तब तक के लिए थैंक यू।